नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री नाम में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप सभी को पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अभी सिलेबस चेंज हो गया है। काफ़ी चेंजेस कर रही है आरपीएससी, तो हो सकता है कि अपने फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक जोड़ दिया जाए, इसीलिए मैंने इसको ले रखा है। ये टॉपिक अपने एनसीईआरटी में दे रखा है और अपने एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस अपने आरपीएससी एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये रिएजेंट होता क्या है। तो ये वो रिएजेंट है जो किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन या मैं कह दूं अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है और भाग लेकर के 100% कंज्यूम हो जाता है, यानी 100% इसका यूज हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी, ये जो रिएजेंट होता है वो लिमिट में यूज जाता है, यानी कम मात्रा में लिमिटिंग क्वांटिटी यानी लेजर अमाउंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 100% कंज्यूम होने वाला और कम मात्रा में यूज होने वाला जो अभिकर्मक है वो क्या कहलाता है अपने पास? लिमिटिंग अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिटिंग अभिकर्मक कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। तो देखिए, मोलों की संख्या, मोल या मैं कह दूं वॉल्यूम, आयतन या मैं कह दूं मॉलिक्यूल्स की संख्या, या तो आप दो ही यही रख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा, अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, यानी मैं इसको लिखना चाहूं तो मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। और मोल निकालते कैसे ये अपने को पता है। मोल निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, गिवन मास यानी मास द्रव्यमान अपॉन मोलर मास। ये अपने पास मोल को निकालने का फॉर्मूला है। अगर मोल नहीं दे रखा हो, ग्राम में वेट दे रखा हो, द्रव्यमान दे रखा हो, और फिर उसके मोलर मास की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं, लिमिटिंग अभिकर्मक अपन निकाल सकते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, A+2B था जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में इस A की 2 मोल दे दिए, N की वैल्यू दे दी मोल। अपन मोल को इससे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। और इसके दे रखे हैं, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, या चलो इसको लिख देता हूं मैं 2 मोल, इसके 3 मोल, और ये प्रोडक्ट है। और यहां मेरे को इसकी स्टोक्योमेट्री दिख रही है 1 और इसकी स्टोक्योमेट्री कितनी है? 2। तो देखिए, ए का जो मोल है वो अपने पास 2 है, बी का जो मोल है वो अपने पास 3 है। इस ए के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई और बी के लिए एन की वैल्यू 3 हो गई। अब अगर मैं स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट की बात करता हूं तो ए के लिए 1 और इस बी के लिए कितना है यहाँ पर स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट? 2। ये स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट है। चलिए, ये अपने को पता चल गया। तो अब अपन लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? अपन क्या करेंगे, जो मोल दे रखे हैं उनको क्या करेंगे, इसकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इसके हिंदी के टर्म्स नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में रख रखा है। और मेरे पास इसका क्वांटिटी यानी मैटर नहीं है अभी, लेकिन आप इस कंसेप्ट से 100% समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो आपको 100% समझ में आएगा। ये आपको साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में बैठा के रखना है। अब देखिए, यहाँ कितने मोल दे रखे? इसके 3 मोल। स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शन कितना दे रखा है? 2। तो इसकी वैल्यू तो आ गई अपने पास 2 और इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1.5। जो कम क्वांटिटी में यूज हो रहा है, जो कम क्वांटिटी में यूज होगा और जो 100% कंज्यूम होगा, वही अपने लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां अगर मैं बात करूं इसकी, इस ए की, तो यहां ए के कितने वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। और इस बी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? यहां पर इस बी की आ रही है अपने पास, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 और इस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बी का 1.5 इस ए के 1.5 से तो रिएक्शन कर जाएगा,
अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन 100% जो कंज्यूम होगा वो कौन सा रहेगा अपने पास, ये बी वाला, यानी 1.5 इस ए के 1.5 जो अभिकर्मक उससे रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, यहां इस ए का अभी भी 0.5 जो मोल होगा वो इस रिएक्टेंट का बच जाएगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ये जो बी है, ये जो बी है वो 100% क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, रिएक्शन में काम में आ गया। और दूसरा कम क्वांटिटी में है, कम मात्रा में है, कम मात्रा में, इसका मतलब यही मेरे लिए क्या हो गया, ये बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, लिमिटिंग अभिकर्मक की तरह काम करेगा। चलिए इसका मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन इन्होंने क्या कर दी, 2 HCl से करवा दी, तो यहां अपने पास 2 NaCl बन गया और H2CO3 बना, जो कि टूट कर क्या बना लेगा, H2O प्लस CO2। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से ये H2CO3 बनेगा और ये H2CO3 ध्यान रखना ये होता है मोनो बेसिक एसिड। क्या होता है ये, मोनो बेसिक एसिड होता है, जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड ये होता है। और ये वीक एसिड दुर्बल अम्ल डिकम्पोज होकर के टूट करके क्या बना लेगा, H2O प्लस CO2 बना लेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके इन्होंने दे रखे हैं 3 मोल्स, मैं इसके आगे की क्वांटिटी लिख देता हूं। इसमें यहां दे रखे इसके 3 मोल्स, एन की वैल्यू दे रखी है 3 मोल्स और इस Cl की HCl की वैल्यू दे रखी है 6 मोल। अब आपको ये दिखाना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना अपने को, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दोस्तों अपन लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला जानते हैं, मोलों की संख्या बटे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी 1 है और यहाँ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसके कितने हैं, 2 है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 3/1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 3, किसके लिए आ गया, ये तो ये आ गया Na2CO3 के लिए। ठीक है, और ऐसे अगर मैं HCl के निकालूं तो HCl यानी 6/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों यहाँ 100% कंज्यूम्ड हो गए। क्या कह रहा हूँ, दोनों के दोनों यहाँ पर 100% कंज्यूम हो गए। इसका मतलब इस रिएक्शन में यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट को बताना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ इसके अगर मैं 8 मोल कर लेता, अब 8 मोल कर लेता, तो यहां पर ये 8 हो जाता और यहां मेरे पास कितना जाता, 4। तो इस कंडीशन में क्योंकि जो दोनों पहले तो 100% कंज्यूम हो गए, तो कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, दोनों के दोनों 100% कंज्यूम हो गए, दोनों के दोनों 100% कंज्यूम होंगे, तो उस कंडीशन में लिमिटिंग रीजेंट नहीं बता सकते अपन। लेकिन दोस्तों अगर एक की क्वांटिटी कम हो और एक की क्वांटिटी ज्यादा हो, जैसे मैंने इसका वैल्यू चेंज कर ली, 8 मोल कर दी, इसके मैंने 8/2 यानी 4 मोल आ गए। तो इसके देखिए 3 मोलिक्यूल इस HCl के 3 मॉलिक्यूल से तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इस HCl का अभी भी एक्सेस में 1 मॉलिक्यूल HCl का बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट ये 100% क्या होगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, रिएक्शन में प्रयोग कर लिया जाएगा। और ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, कम मात्रा में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यही मेरे लिए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों। दोस्तों अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट को समझ जाते हैं, अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाता है दोस्तों आपको, तो लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से आप POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये दोस्तों न्यूमेरिकल को सोल्व करने की ट्रिक है, तो इस ट्रिक का आप इस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैंने इसको शेयर कर देना है, अभी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और इस POAC के अंदर आप लिमिटिंग रीजन को यूज करके मॉलिक्यूल के अंदर मास निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये कई सारी केसेस आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें मास मास रिलेशन निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशन निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, ये इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप POAC की हेल्प से यूज कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों NCERT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको करवा देता हूँ। NCERT का क्वेश्चन है, आप इंटेक्स में देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। NCERT क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन ये है,
एनसीईआरटी ये ग्रीन वाली। एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी का। मेरे पास बुक इंग्लिश में दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ इंग्लिश का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन 4.07% है, नाइट्रोजन 24.27% है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं का थोड़ी, ये रहा, सॉरी दोस्तों ये नहीं था, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूले का था, दूसरा क्वेश्चन है ये। हाँ 50 kg मिल गया 50 kg अपने पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और 10 kg अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है दोस्तों। आपको इस रिएक्शन में ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और अमोनिया का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। हमें इस रिएक्शन में N2 + 3H2 = 2NH3। दोस्तों ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस विधि को, इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस या हेबर विधि बोलते हैं। आपको पता हो तो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस करवाया था इसका, और इसमें जो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जो यूज किया जाता है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, Fe। और इसका जो प्रोमोटर होता है, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला प्रोमोटक, जिसको वर्धक बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वर्धक, ये क्या होता है, मोलिब्लेडम होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने को ये दे रखा है कि 50 kg तो अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और 10 kg अपने पास हाइड्रोजन है, और अपने को इस रिएक्शन के अंदर क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ वेट दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब अपन इसका मोल निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन मोल निकाल लेंगे, और मोल क्या है, मास अपॉन मोलर मास। या मास दे रखा है नाइट्रोजन का 50,000 और मोलर मास कितना है इसका 1, यानी कितना आ गया मोल, वही 50,000 आ गया। ऐसे ही दोस्तों इसका निकाल सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 2, ओह सॉरी, मोलर मास कितना हो गया, 14 होगा दोस्तों, 14 2 जा 28, यानी नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 28 डिवाइड बाई 50,000 डिवाइड बाई 28, तो दोस्तों ये लगभग आ जाएगा अपने पास, कितना आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे अपन, 50,000 बटे 28, तो ये हो गया 25,000 और 14, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 12,500, और 12,500 को फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, 12,500 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, अपने पास 5 बच गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 6 7 42, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49 हो गया। अपने पास 15 में से 9 गए तो 6, फिर अपने पास आ गया दोस्तों 0, और 7 8 56 हो गया, ये अपने पास 4 बच गया, फिर 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो लगभग 1785 ये इसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों, 785 पॉइंट समथिंग आएगी। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो ये अपने पास आ जाएगा 5000। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, अपने पास ये मोल आए हैं, ये अपने पास क्या है, मोल, और अब इन मोलों की हेल्प से दोस्तों मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करूंगा। और मोल जब दे रखे होंगे तो मोल के क्या करेंगे अपन, लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के मोल ले लूं, तो नाइट्रोजन के मोल कितने हैं 1785 बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1785। ऐसे दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये तो नाइट्रोजन के लिए आ गया, अगर मैं हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन कितने मोल अपने पास 5000, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो अपने पास कितना आ गया, यानी 5000 को 3 से डिवाइड कर लेंगे अपन, तो 3 एकम 3, 1 आ गया, 2 3 चिंग 18 आ गया दोस्तों, 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 चिंग 18, और फिर 3 चिंग 18, यानी 1666 आ रहा लगभग। ये इस तरह
वैल्यू आ रही है। अब देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो कम क्वांटिटी में यूज हो रहा है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन के लिए ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है अपने 1.5, एनसीईआरटी का 1.5 क्वेश्चन है। तो यहाँ लिमिटिंग रीजन मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन मेरे लिए लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने लिमिटिंग रीजन पे बेस्ड टॉपिक लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अगर कुछ सिलेबस में चेंजेस किया जाए तो एनसीईआरटी का ये टॉपिक जोड़ दिया जाए। इसके बाद में दोस्तों अब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आवर्त सारणी के बारे में। जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे मेरे, वो मिलेंगे आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले भी मैंने डाल दिए थे दोस्तों, आवर्त सारणी के काफी सारे टॉपिक मैंने डाल दिए हैं, आपको मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसमें मेन जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिए हैं। पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट अपनी बच रही है। तो सेकंड यूनिट में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं दोस्तों। कौन से आते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट आते हैं। और दूसरा दोस्तों आवर्तिता यानी पीरियडिसिटी, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एटॉमिक साइज का यानी परमाणु त्रिज्या का, एटॉमिक साइज या रेडियाई। फिर मैं आयनेशन एंथैल्पी का डिस्कस करूंगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिस्कस करूंगा, आयनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ये हो गया आयनन ऊर्जा वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, विद्युत ऋणता वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला डिस्कस करूंगा, लब्धि एंथैल्पी वाला। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत।